हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की। बेटा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। 4 से 5 लेक्चर इस पे लगाएंगे, उसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बेटा, ये चैप्टर समझ में आएगा तो अगला आएगा, ये खत्म तो अगला वैसे ही खत्म, बाय डिफॉल्ट खत्म। बेटा, इस चैप्टर से अगला चैप्टर समझ में आएगा, ये बात मैं बता ही चुका हूं, और यही चैप्टर आगे जाकर बहुत काम का बन जाएगा। पूरी 12th इसी बेसिस पर होनी है। तो अभी आप सामने देखेंगे, मैं चैप्टर का बेस बनाऊंगा, मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, जितना मेजर पोर्शन मेरे से हो पाएगा। ठीक है जी, ताकि नुकसान हो तो ढंग से हो जाए। बेटा, तो आपको याद है कभी आप जर्नल एंट्री पास करते थे? बेटा, जर्नल एंट्री का मतलब कुछ और नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। बेटा, जर्नल एंट्री पास करके आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया करते थे। उसके बाद बेटा प्रोसेस में सेकंड नंबर पे आप लेजर बनाया करते थे। लेजर का मतलब होता है बेटा क्लासिफिकेशन। लेजर का मतलब है बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब एक जैसी एंट्रीज को एक जगह पर लिखना, ये क्लासिफिकेशन। मैंने जर्नल एंट्री करी, कोई एंट्री कैश टू सेल्स है, कोई परचेज टू कैश है, कोई परचेज टू नाम है, कोई शाम टू सेल्स है, कोई कैश टू कैपिटल है, कोई एक्सपेंसेस टू कैश है, कोई कैश टू इनकम है, पता नहीं कितनी एंट्री करी। भैया मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। एक जैसी एंट्री को एक तरफ ही लिखना, यही क्लासिफिकेशन है। मैंने कैश अकाउंट बनाया, कैश जैसी सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में कवर हो गई। मैंने परचेज अकाउंट बनाया, परचेज जैसी सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में कवर हो गई। इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। हमने जर्नल किया, हमने लेक्चर किया, उसके बाद नंबर आया था ट्रायल बैलेंस का। बेटा, ट्रायल बैलेंस समराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, इतने बड़े अकाउंट्स की समरी बनाना। और अगर आपको याद हो तो बेटा ये समरी एक ही पेज की होती है। मैं कह रहा हूं आप फर्म हो चाहे रिलायंस जैसी, एक पेज के अंदर अंदर सब कुछ बता देंगे। मैं कह रहा हूं आप फर्म हो चाहे रिलायंस जैसी, एक ही पेज के अंदर अंदर सारी समरी बता देंगे। एक पेज का ट्रायल बैलेंस है जो पूरा ओवरव्यू दे देगा कि पूरे साल भर में क्या हुआ। ठीक है, लेकिन समरी के लिए ट्रायल बैलेंस से भी अच्छा टूल मेरे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। बेटा, ऐसा क्या कमी है ट्रायल बैलेंस में कि मुझे समरी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी? ये तो एक ही पेज का सारे गुण है इसके अंदर समरी वाले। बेटा, एक दो गुण अभी भी मैं बोल देता हूं नहीं है इसके पास। जैसे कि अगर मैं ट्रायल बैलेंस देखो भी, मुझे प्रॉफिट या लॉस समझ नहीं आता कितना हुआ बिजनेस में। क्या कभी प्रॉफिट या लॉस निकाला आपने ट्रायल बैलेंस में? भैया मैंने अगर लेक्चर बनाया परचेज का, ट्रायल बैलेंस में परचेज का बैलेंस उतार दिया, सेल्स का तो सेल्स का बैलेंस उतार दिया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कभी पता लगा कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस करने से या कितना लॉस हुआ? ये नहीं बताता बेटा ट्रायल बैलेंस। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब भी बताएगी। है ये भी समरी, 2 पेज की है, सिर्फ सिर्फ 2 पेज। 2 पेज में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। बेटा, अब मैं श्री गणेश करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने इंट्रो दे दिया कि क्या जरूरत है। अब बाबू समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना हम 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। बेटा, एक स्टेटमेंट का नाम आप सबको पता है, आपने बेटा बहुत शुरू में मुझसे पढ़ रखी है। स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। सबने सुना? अकाउंटिंग इक्वेशन में सबने बनाया मेरे साथ साथ। बेटा, स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट, जो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी आज का मुद्दा मेरा बैलेंस शीट का नहीं है। ठीक है जी। और मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम 2 अकाउंट बनाते हैं। बेटा, क्या क्या है अकाउंट के नाम? बेटा, अकाउंट के नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी मैं बता देता हूं, बहुत सारी चर्चा ऐसी है जो मैंने कहीं ना कहीं बोला है, रट लेना रट लेना, बताऊंगा बताऊंगा, मुझे जो याद आ रही है। और मैंने सारी चर्चा क्लियर करनी है, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से चैप्टर के शुरू होने का। ठीक है जी। अब इसके बाद कोई भी चर्चा आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी, कोई भी चर्चा मैंने कहीं पर भी रोकी हो।
ठीक है जी। चलो जी देखते हैं बेटा क्या है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया दो अकाउंट है, एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें पक्का होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये कोई अकाउंट नहीं है, इसको स्टेटमेंट ही बोलना है। अकाउंट क्यों नहीं है ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। देखिए बेटा कोई भी अकाउंट दिखने में कैसा होता है, टी शेप। कोई भी अकाउंट दिखने में कैसा होता है, टी शेप। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखने में कैसा होगा, टी शेप। ठीक है जी। कोई भी अकाउंट दिखने में टी शेप है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कैसा होगा, दिखने में टी शेप ही होगा। कुल मिला के बेटा किसी भी अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, कुल टोटल टोटल कॉलम इन एन अकाउंट कितने, 8। ईच साइड 4 कॉलम। नाम बताना क्या करते थे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। बेटा आपको ये पता है जेएफ का कॉलम यूजलेस है, ये पता है जेएफ का कॉलम यूजलेस है। पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साल के आखिरी दिन बना रहा हूं, तो डेट का कॉलम भी यूजलेस है मेरे लिए। तो जब मैं बनाई आखिरी दिन ना हूं, सारों में डेट आखिरी दिन की है। इसीलिए बेटा इसमें ईच साइड सिर्फ 2 कॉलम है, टोटल में 4। रौनक छोड़ से, ईच साइड 2 कॉलम, टोटल में 4। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम है बेटा पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम है अमाउंट्स। बेटा ऐसे ही पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स, ईच साइड 2 कॉलम। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आती बात। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है बेटा, आप लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो उसके नीचे एक बात लिखते हो क्या, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू नेक्स्ट 31st ऑफ मार्च। यानी कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 मैं पूरा लिखूंगा। इसका मतलब समझते हो, ये लिखने का मतलब समझते हो, पता नहीं आप समझते हो कि नहीं। बेटा इसका मतलब सिंपल सा ही है कि मैं इस अकाउंट में जितनी भी बातें लिखने वाला हूं इस पूरे साल की लिखने वाला हूं। अभी मैं दोबारा एनालिसिस करूंगा, पहले कुछ बातें लिख दूं इसी बात पर। ठीक है जी। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितनी बातें आएंगी, टोटल 3 बातें आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी कि 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। कैसा फॉर्मेट है ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट का, एक जैसा फॉर्मेट है, दिखने में टी शेप है, ईच साइड 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और बेटा किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड बेटा, और राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो बेटा यहां पर भी ये पॉइंट वैलिड है, ठीक है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट ना सबसे पहले बनेगा, एक सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनेगा और इसके नीचे पी&एल अकाउंट बनेगा जब ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए नाम है ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, मतलब दोनों साथ साथ बनते हैं। ऊपर बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे बन रहा होगा पी&एल अकाउंट। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, गिन के सिर्फ 5 ही आइटम जा सकती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, गिन के बस 5। ठीक है जी। और अगर किसी ने गलती कर दी ये 5 में भी, तो भैया क्या ही करेगा कोई तुम्हारा। गिन के 5, एग्जॉस्टिव लिस्ट, छठी नहीं आइटम आएगी। ठीक है जी। क्या क्या 5 आइटम जा सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा, डेबिट साइड में 3 और क्रेडिट साइड में 2। मैं लिख देता हूं बेटा, पहली आइटम जो डेबिट साइड में जाएगी इससे बोलेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड 2 वर्ड से स्टार्ट होती है, टू ओपनिंग स्टॉक। सामने ही देखते रहेंगे, इसमें सामने ही देखते रहना। टू परचेजेस, टू परचेजेस दिख रहा है बेटा, मैंने अमाउंट इनर कॉलम में लिखी, इनर कॉलम में लिखी अमाउंट माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न। और इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आई इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं अभी 1। मैं अभी बताऊंगा 1 क्या मतलब क्या है मेरे लिए। ठीक है जी। तीसरी आइटम जो यहां पर आएगी उसका नाम है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस पे मेरा है स्टार, ये स्टार भी मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है जी, 3 आइटम डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो वो बाय साइड, वैसे मैं बता देता हूं मैंने परचेसेस को यहां क्यों दिखाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या दिखाया, बेटा दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारे खर्चे। परचेज एक नॉर्मल बिजनेस खर्चा है, सारे खर्चे भी डेबिट साइड आने से मैं डेबिट साइड ही लिख रहा हूं। दुनिया की सारी इनकम का क्या होता है, क्रेडिट होती है। सेल एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, सेल्स क्रेडिट साइड पर रहेगी। बाय सेल्स, बेटा अमाउंट इनर कॉलम में माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न, और जो माइनस करके आया वो फिगर अंदर, और इस पे मैं लिख रहा हूं 2। अभी मैं डिफाइन करूंगा 2 से मेरा मतलब क्या। और बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, गिन के 5 बातें, गिन के 5 बातें। बेटा क्रेडिट साइड में 2 ही बातें हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। और बेटा डेबिट साइड में 3 बातें, ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा किसी भी अकाउंट का रूल है कि आप उसको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, बैलेंसिंग जरूरी है। तो कैश अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होगी, होगी। बैलेंसिंग वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। मान लो इस साइड का टोटल है 5 लाख, इसका है 4.5 लाख, तो 5 लाख दोनों तरफ लिख दो। बेटा जो हाईएस्ट हो वो दोनों तरफ लिख देना। ये 5 लाख लिखा था, ये 4.5 लिखा था, 5 लाख लिख दो दोनों तरफ, 50,000 का बैलेंस आ गया। बेटा ये जो भी बैलेंस आया इसका नाम बता देता हूं क्या होगा। बेटा इसका नाम लिखूंगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे कैसे पता लगेगा ये प्रॉफिट, when my credit side is greater than debit side, जो आएगा वो प्रॉफिट तो होगा। इनकम है क्रेडिट साइड, अगर मेरी इनकम ज्यादा है मेरे खर्चों से, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप ही बता दो। प्रॉफिट तो होगा। अच्छा अगर क्या होता, इस साइड का टोटल 5 लाख होता, इसका 4 लाख होता, तो बेटा बैलेंस इस साइड पर आता। और अगर बैलेंस इस साइड पर आता तो इसका नाम लिखता मैं बाय ग्रॉस लॉस। यहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, यहां लिखता बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो समझ में आ रही है बात। गिन के 5 बातें, उसके बाद बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग में या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आई बात। पक्का से चर्चा को आगे बढ़ाएं। बेटा मैंने ना एक टर्म के ऊपर लिखा 1, ये 1 का मतलब क्या है मैं डिफाइन कर रहा हूं। बेटा 1 का मतलब है नेट परचेसेस। देखो परचेस माइनस परचेस रिटर्न को कुछ लोग बोलते हैं नेट परचेसेस। कई बार क्वेश्चन आपको सीधा नेट परचेसेस देता है, मतलब समझ जाओगे अगर नेट परचेस दे। अगर नेट परचेस इसका मतलब क्या है, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सीधा लिखना टू नेट परचेसेस, सीधा अमाउंट बाहर, रिटर्न माइनस ना करने बैठ जाना, क्योंकि नेट परचेस का नेट है ये नेट। जिंदगी में नेट का अहमियत आपने पता नहीं समझी कि नहीं समझी। जब वर्ड नेट आ जाएगा कुछ तो माइनस होगा ही होगा। वर्ड है ना नेट परचेस, परचेस में से कुछ तो माइनस होगा तभी नेट आएगा। कभी सुना है ग्रॉस वेट नेट वेट, नेट वेट देखा प्रोडक्ट खरीदते हो नेट वेट लिखा होता है, ग्रॉस वेट मतलब समझते हो। नेट वेट मतलब होता है वेट में से पैकेजिंग का वेट भी माइनस कर दो तो आएगा नेट वेट। जब नेट वर्ड आ जाएगा तब कुछ ना कुछ माइनस होगा ही होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर क्वेश्चन सीधा नेट परचेज देगा तो नेट परचेज में से परचेज रिटर्न ना माइनस करने बैठ जाना, सब गलत हो जाएगा। नेट परचेज क्या है, अपने आप में परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सीधा फिगर यहां जानी चाहिए बाहर। क्या मेरी बात समझ में आती है, सब तक पहुंच गई मेरी बात। आगे बढ़ रहे बेटा। सेल्स रिटर्न के बाद मैंने जब यहां सेल्स लिखा तो उसको डिफाइन कर दो। सेकंड क्या है मेरे लिए, नेट सेल्स है, which is equivalent to sales minus sales returns। आई होप ये बात भी मेरी पहुंच गई होगी आप तक। क्लियर है बात, समझ आती है चर्चा।
अब बेटा मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे चर्चा करनी है जिसमें मैंने स्टार लगाया, बहुत बड़ी चर्चा है, आज का सारा दिन पी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, 14 नंबर के चैप्टर हैं ये दोनों। अकेला फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैंने शुरू करा 6 नंबर का, 6 दिन नहीं लगाऊंगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट 8 दिन का, मैं 16 दिन लगाऊंगा। मुझे नंबरों से तो मतलब नहीं है, आपको भी पता है इस चीज का। अगर मुझे पता है ना कुछ चीज आपके काम की है तो बाढ़ में गए नंबर, बिजनेस स्टडीज में देख लिया आपने पिछला चैप्टर 1 महीना चला दिया मैंने, मुझे नंबर से मतलब ही नहीं है यहाँ पे कुछ। भैया 12th का जिस दिन रिजल्ट आए पास, मेरी तरफ से फाड़ के फेंक देना, आग लगा देना, पास हो गए बस वही जरूरी था। 12th में आ गए, किसी ने पूरी जिंदगी नहीं कहना 11th में कितने नंबर आए थे, रिजल्ट दिखा दो। जो रिजल्ट मांगा जाएगा, अगर मांगा जाएगा, वैसे तो आज की तारीख में कोई कंपनी नहीं मांगती, किसी को बुद्धू नहीं चाहिए, सबको चाहिए 75% और स्मार्ट आदमी, 99% वाला बुद्धू नहीं चाहिए। पल्ले नॉलेज होनी चाहिए, नंबर थोड़े कम ले आना, मुझे बहुत खुशी होगी। और इंटरव्यू में भी देख लेना आपको प्रेफरेंस मिलती है या किसी और को, अगर नॉलेज आपको है तो लाने दो आपके दोस्तों को 99% किताबी नॉलेज से। चलो खैर, लेट इट बी। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे मेरी चर्चा है, काफी बड़ी चर्चा है, कोई मिस नहीं करेगा। अभी मैं लिखवाने पे जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं, आज वाला पोर्शन लिख के सारा जाना है, सिर्फ 15 तक जितना डिस्कशन होगा होगा, 5 मिनट लिखने के होंगे। बेटा इसके नीचे ही ना, सुनो जी अब काम की बात बोलने जा रहा हूं मैं बेटा, अब वो इसके नीचे तुरंत एक लाइन भी नहीं छोड़नी, यहीं से पी एंड एल अकाउंट की शुरुआत हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। मैं हमेशा पी एंड एल अकाउंट बोलूंगा, ठीक है जी, पर आपको भी ऐसी ही हैबिट डालनी है। कौन बोलेगा इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल अकाउंट, ठीक है जी। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, अगली लाइन से पी एंड एल अकाउंट बनाना शुरू किया हमने। बेटा डेबिट साइड ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड, यहां पर क्या आएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे। और बेटा यहां पर क्या है, ये क्रेडिट साइड है बेटा, पी एंड एल अकाउंट की इनकम्स। आज का डिस्कशन ये मैं ये बता रहा हूं, डेबिट साइड क्या आते हैं बेटा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड क्या आती है, इनकम एंड गेन। कल यहाँ इनकम एंड गेन दिखाऊंगा पी एंड एल अकाउंट के, और यहाँ बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाऊंगा। अब बेटा मुझे कैसा पता लगेगा कि कौन सा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन सा पी एंड एल अकाउंट का, मुझे कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिखाऊं और पीएनएल के खर्चों में क्या दिखाऊं। भैया ये दिख रहा है कि यहां पर भी खर्चे दिखाने हैं कुछ, और ये भी मैंने बताने की कोशिश करी कि यहां पर भी कल बेटा खर्चे ही दिखाने हैं। अगर दोनों तरफ खर्चे दिखाने क्या इनके खर्चों में कुछ फर्क है, बेटा बहुत फर्क है, यही रिकॉग्निशन सिखाना है मैंने। क्योंकि बेटा बड़ी बड़ी फर्म में 200 300 खर्चे होते हैं, कल को अकाउंटेंट बन गए किसी फर्म के तो आपको कैसे पता ट्रेडिंग में क्या दिखाओगे, पीएनएल में क्या दिखाओगे। ठीक है जी, हमारे क्वेश्चन भी कुछ आसान नहीं होंगे, 50-50 60-60 आइटम होंगी, आपको सोचना होगा कौन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कौन पीएनएल में जाएगा। हमारे क्वेश्चन भी इतने आसान नहीं होने वाले, ये सफर आसान नहीं है दोनों चैप्टर का, मेहनत वाला सफर, छुट्टी मारने से मना इसलिए कर रहा था बेटा। बाबू अब मैं आपको थोड़ी सी पहचान बताने की कोशिश करता हूं, मेरी बात पर रहोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको फंसा दे, इतनी मजा नहीं है अभी किसी क्वेश्चन की। बेटा मैंने यहां पर लिखा कि यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पी एंड एल अकाउंट में जितने भी खर्चे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएनएल के खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई अभी तक। बेटा इन खर्चों को, ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चों को हम बोलते हैं, ये खर्चे परचेज से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स बनाने से रिलेटेड है या गुड्स खरीदने से रिलेटेड है। पीएनएल अकाउंट के जितने भी खर्चे हैं ये बेटा सिर्फ सेल्स से रिलेटेड है। डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, परचेज प्रोडक्शन के खर्चे, सेल्स के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। अगर ये 3 बातें आपने दिमाग में रख ली, कोई खर्चा आपको परेशान, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, परचेज प्रोडक्शन के खर्चे, सेल्स के खर्चे,
फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। याद रह सकती है बात? 3 बातें याद रह सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुल मिला के डायरेक्ट खर्चे आएंगे, परचेज प्रोडक्शन के खर्चे आएंगे और फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, बाकी सारे खर्चे P&L अकाउंट में डालते हैं। ठीक है जी। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं आज एक लिस्ट बनवा दूं 9-10 खर्चों की, तो उसको याद रख लेना, पूरी जिंदगी दिक्कत नहीं। ठीक है जी। और मैं साबित करूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप वो भी रख लो, वो भी साबित कर दूंगा। तो बेटा रटने वाला काम तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं कुछ। आओ प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम लिस्ट बनाते हैं, मैं स्टार को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर स्टार लगा हुआ है, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कौन कौन से डायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं। सबसे पहला खर्चा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग। फैक्ट्री में लाइट का जितना भी खर्चा है, फैक्ट्री का रेंट का खर्चा है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ऑलरेडी बता चुका हूं, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैंने दोनों वर्ड जगह फैक्ट्री लिख दिया, वैसे भी याद रह सकता है। बेटा नॉर्मली अगर मैं कुछ ना कहूं तो ये चीजें जो मैं अब लिख रहा हूं फैक्ट्री में ही इस्तेमाल होती हैं। जब तक क्वेश्चन कुछ ना कह दे तब तक समझ लेना ये फैक्ट्री में इस्तेमाल हो गया। एक बात बताओ, कोयला ऑफिस में रखोगे? नहीं रखोगे ना। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो सकता है ऑफिस में अगर जनरेटर चलाना है तो, लेकिन क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि ये ऑफिस में इस्तेमाल हुआ है। नहीं बताएगा तो मानूंगा मैं ये सारी चीजें, चाहे कोल है, चाहे गैस है, चाहे पेट्रोल डीजल है, कहां इस्तेमाल हुई होंगी? फैक्ट्री होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते बेटा। अब वो बात आने जा रही है जो बिजनेस स्टडीज से रिलेट करती है, पर बड़े अरसे से मैं साबित नहीं कर पाया। ठीक है जी। और मैंने कहा था साबित करूंगा, कब कहा था भैया? कह दिया होगा 4-5 अप्रैल को। अक्टूबर खत्म होने जा रही है बाबू। तीसरा खर्चा मैं लिख रहा हूं वेजेस का खर्चा। बेटा कभी बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस पड़ा था? सबने पढ़ाई और सबको याद होगा भैया। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट में ना एक बेसिस हम यूज करते थे, रिटर्न, याद है? बिजनेस में लिखते थे प्रॉफिट अर्न, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी, और बेटा एम्प्लॉयमेंट में लिखते थे वेजेस और सैलरी। और मैं हमेशा कहता था बेटा क्या फर्क होता है? आपके स्कूल के टीचर बताते थे वेजेस वो होती है जो पर डे मिलती है, और सैलरी वो होती है जो पर मंथ होती है। और मैंने कहा था बेटा ये गलत डिफरेंस है। कौन कह रहा है ये? वेजेस वो होती है जो फैक्ट्री में काम करने वालों को मिलती है, वो पर डे भी हो सकती है, वो पर मंथ भी हो सकती है, ऐसा कोई फर्क नहीं होता। और सैलरी वो होती है जो ऑफिस में काम करने वालों को मिलती है। तब बोला था और कहा था साबित करूंगा, तो आज साबित कर रहा हूं बेटा। यहां फैक्ट्री के खर्चे जाते हैं, और देख लो कौन सा खर्चे का नाम लिखवाया मैंने, वेजेस। समझ में आई बात? ठीक है जी। कल के लिए बता रहा हूं, एडवांस यहां सैलरी लिख दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा ऑफिस में काम करने वालों को क्या मिलता है। ये कोई फर्क ही नहीं होता, दिहाड़ी है तो वेजेस, और पर मंथ है तो सैलरी। ऐसी बात करने वाले सारे गलत बोलते हैं भाई साहब, पढ़ा देना थोड़ी सी अकाउंट्स। आओ जी आगे बढ़ जाते हैं। आई होप मैंने बात पहुंचा दी बेटा। फोर्थ वन, अब मेरी बात सुनना। कई बार ना आपको परेशान करने के लिए टर्म देता है वेजेस एंड सैलरी, कई बार देता है सैलरी एंड वेजेस। बेटा अगर कभी भी ऐसी कोई टर्म दे तो पहला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहला वर्ड है सैलरी एंड वेज, सैलरी कहां जाती है? P&L अकाउंट में, तो बेटा सैलरी एंड वेज भी कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। लेकिन अगर पहला वर्ड हो वेजेस और टर्म हो वेजेस एंड सैलरी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन दे दे वेजेस एंड सैलरी, इट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 लिख दिए, 8-9 की लिस्ट है, बस पूरी कर देंगे आज। आगे बढ़ते हैं जी। फिफ्थ वन इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है बेटा हिंदी में लिखना, चलो बोल ही देता हूं, छोड़ो लिखते हैं। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है हिंदी में चुंगी। हाँ हसोनी। ठीक है रे, आपके शहर में वैसे भी 3-3 है, पुरानी चुंगी, जेल चुंगी, हसनपुर चुंगी, नाम सुना है? सर
एक बात बताओ, आपको क्या लगता है इनके नाम ऐसे ही पड़ गए, हसनपुर चुंगी पुरानी चुंगी? भैया ऐसे नहीं पड़े, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक होता है तभी नाम पड़े हैं। वो इनके नाम इसलिए पड़े गए पुराने टाइम में, जैसे आज की तारीख में हम कोई पर्टिकुलर रोड यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर हाईवे यूज करते हैं, वी हैव टू पे टोल टैक्सेस। अगर वो पर्टिकुलर रोड पर्टिकुलर हाईवे को यूज करना है तो बेटा हमें टोल देना पड़ता है, इधर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिपेंडिंग अपॉन की वो किसने कंस्ट्रक्ट किया। बेटा पुराने टाइम में गुड्स अगर कोई पर्टिकुलर रोड क्रॉस करते थे, डिसाइडेड हुआ करता था, तो बेटा टैक्स लगते थे, उन्हें ऑक्ट्रॉय बोला जाता था, और आपके शहर में तीनों जगह पे लगते थे, तभी इनका नाम पड़ा। जेल चुंगी पे कुछ और नहीं, चुंगी ही कलेक्ट होती थी, टैक्स ही लगता था बेटा। अगर गुड्स को सहारनपुर के अंदर लाना है टैक्स देना पड़ेगा, इस तरफ से लाना है। पुरानी चुंगी में भी यही काम होता था, शहर के अंदर लाना है गुड्स को टैक्स देना पड़ेगा। हसनपुर चुंगी से भी यही काम होता था, शहर के अंदर लाना है टैक्स देना पड़ेगा। इन्हें बोलते थे ऑक्ट्रॉय। आज की तारीख में गुड्स के ऊपर ऐसा कोई टैक्स नहीं है, सब एलिमिनेट कर दिया गया। पर बाबू क्या क्वेश्चन नहीं दे सकता? मैं ये नहीं कहता बेटा, आज तक आपकी बुक्स में क्वेश्चन है जिनमें नाम ऑक्ट्रॉय है। तो बेटा बस यही एक एजुकेशन सिस्टम की मुझे कमी लगती है कि वो चीजें भी पढ़ानी पड़ती है जो 20 साल पहले खत्म हो चुकी है। पर मैंने मतलब क्लियर कर दिया, शायद आपको बात तो समझ में आई गई ना। आगे बढ़ जाए पुत्र। तो वो 5 बातें, किसी को प्रॉब्लम पूछ सकता है, सॉरी पूछ भाई, कुछ पूछना है तो। सब क्लियर? किसी की कोई परेशानी लो, पूछना है कुछ भाई? अर्षद क्लियर? आयुष चलो 5 बातें, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा तो उसका मतलब ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही है बात। आगे बढ़ जाए। 6th में बेटा 6th है कैरेज इनवर्ड, या पहले ऐसे लिखो कैरेज और फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज। बेटा कैरेज और फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज, ये सब बातें एक जैसी। बेटा कैरेज या फ्रेट क्या होता है? हिंदी में बोले तो बेटा किराया भाड़ा, और दोनों किराया भाड़ा ही है। आप गुड्स खरीदते हो दिल्ली से, और बेटा आप ट्रांसपोर्ट पे किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, डैश ट्रांसपोर्ट, आप नाम मैं बोलूंगा तो गलत होगा, डैश ट्रांसपोर्ट पे अपना माल फेंकवा देते हो। वो ट्रांसपोर्ट सहारनपुर तक सामान आपका लेके आती है, आपकी दुकान पे छुड़वाते हैं और किराया बड़ा लगकर आता है जी। दिल्ली से सहारनपुर नग लाने का किराया कुछ भी समझ लो 500 रुपए, और 100 रुपए आपकी दुकान तक लाने का किराया, लाओ 600 रुपए किराया। ये क्या है बेटा? चाहे इसको कैरेज बोल दो चाहे इसको फ्रेट बोल दो, एक ही बात। ठीक है जी बेटा, कैरेज और फ्रेट एक ही बात होती है। अब वर्ड आता है कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। मैंने बेटा बताया था ये वर्ड, बहुत बार बता चुका हूं। कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड किसके लिए वर्ड लगाया जाता है? अगर कोई खर्चा परचेज से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं इनवर्ड इनवर्ड लगाकर, और अगर कोई सेल से रिलेटेड होता है तो उसको आउटवर्ड लगाकर डिनोट करते हैं। फर्क बताया हुआ है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में, मैंने दोनों फर्क बताए हुए हैं। देखो अगर गुड्स खरीदने की कैरेज दी है तो वो कैरेज इनवर्ड है, और गुड्स बेचने की कैरेज दी है तो कैरेज आउटवर्ड है। खर्चे दोनों ही है, मेरे बिजनेस में दोनों ही खर्चे हैं। और वो दिल्ली से गुड्स सहारनपुर लाए, 600 रुपए का किराया दिया, कैरेज इनवर्ड गुड्स खरीदने का खर्चा है तो। और मैं कहता हूं बेटा आपकी ही दुकान में कोई कस्टमर आया, सामान निकाल लिया उसने अच्छा खासा, और वो मुझे कह रहा है कि आप दुकान तक पहुंचा देना। आपको लगता है यार इस सामान में मैंने 10,000 कमा लिए, इसकी दुकान तक पहुंचाने का किराया कितना है? 50 रुपए, क्यों मारा मारी करूं 50 की? आपने कहा जी बिल्कुल भिजवा रहा हूं मैं, आप पहुंचो। आपने रिक्शा वाले को बोला, आपने दुकान के लड़के को बेटा कहता सामान छोड़ के जा फटाफट, और रिक्शा वाले को 50 रुपए आपने दिए। ये क्या है बेटा? किराया ही तो है, पर ये गुड्स बेचने का किराया है, खरीदने का नहीं। गुड्स बेचने के किराए को क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड। तो बाबू टर्म आए कैरेज या फ्रेट तो भी ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड तो भी ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज ऑन परचेज तो भी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। और जितने सेल के खर्चे हैं वो कहां जाते हैं? मैंने भी बताया, परचेज के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट, सेल के खर्चे पी एंड एल अकाउंट।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ रही है सारी बातें? पक्का से? बाबू उसके बाद सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म बेटा, सेवेंथ टर्म में आती है टर्म इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये क्या चीज है? अगेन गुड्स खरीदने के खर्चे। बेटा आपने कोई गुड्स जर्मनी से इंपोर्ट कर दिया, जर्मनी से इंपोर्ट कर दिया इंडिया में, जैसे इंडियन टेरिटरी में पहुंचेगा, इंडियन गवर्नमेंट कहेगी मुझे इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए, जिसको कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। मुझे तो टैक्स चाहिए, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगेन गुड्स खरीदने का खर्चा है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है जी। एक तो टर्म आती है बेटा डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस। डॉक बेटा कस्टम पोर्ट से रिलेटेड टर्म है, मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से क्लियर करूं। किसी को पता है डॉक चार्जेस? डॉक पता है? डॉक, चलो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं, मैं ना वर्चुअली आपको कोई पोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूं, नॉट एक्चुअली। ठीक है, वर्चुअली कोशिश करते हैं। बेटा कोई भी कस्टम पोर्ट है ना, दिखने में लगभग ऐसा सही होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। बेटा कोई भी कस्टम पोर्ट है ना, ये सारा एरिया पानी है, सारा एरिया पानी है। और ये बेटा जहां पर वेसल आते हैं, कोई भी वेसल आता है, रुकता है यहां पर, सामान क्या करता है? अनलोड, लोड करता है, इसी एरिया से करता है लोड अनलोड। ठीक है जी। पानी में खड़ा होगा, यहीं से लोडिंग अनलोडिंग होगी, ये पूरा एरिया, ये सारे इस एरिया को बेटा डॉक बोला जाता है। इस एरिया को डॉक बोलते हैं टेक्निकल भाषा। ठीक है जी। हमें एक बात बताओ बेटा, ये एरिया हर टाइम पोर्ट अथॉरिटीज को खाली चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली चाहिए कि नहीं चाहिए? या कोई दिक्कत नहीं, एक वेसल आया, उसके पास 500 कंटेनर, उसने यहां उतार दिया, कोई नहीं, भीड़ लगे रहने दो। दूसरा है, उसने यहां उतार दिया, तीसरा यहां उतार दिया, ये बंद, ब्लॉक हो गया। पीछे वेसल खड़े हुए हैं रोज के 50-100 आने वाले, वो खाली खड़े रहेंगे? कोई नहीं, जब यहां से लोग आएंगे अपना सामान लेने, वो खाली होगा तो चलेगी आगे गाड़ी। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ये मानते हो ये एरिया हमेशा खाली चाहिए पोर्ट अथॉरिटीज को? तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसे जैसे कंटेनर उतरते जाते हैं, पोर्ट बहुत बड़ा एक एरिया होता है बेटा, कोई बहुत छोटा एरिया नहीं होता। क्रेन की हेल्प से फटाफट से इन कंटेनर को उठा के बेटा एप्रोप्रिएट गोडाउन्स में, एप्रोप्रिएट शेड में स्टोर किया जाता है। हर पोर्ट पर एप्रोप्रिएट शेड्स बने होते हैं, गोडाउन्स बने होते हैं, जहां स्टोर किया जाता है। बेटा आज ये वेसल उतार गया, आपने फटाफट से क्रेन की हेल्प लेकर यहाँ स्टोर करा दिया किसी बर्सन का माल। बेटा वो बर्सन 6 दिन के बाद है, आप क्या कहोगे? उससे चार्जेस लोगे कि 6 दिन तक डॉक पे पड़ा रहा, आप क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे, लाओ मुझे रेंट दो। इसे बोलते हैं डॉक चार्जेस। अगेन गुड्स खरीदने का खर्चा। जैसे गुड्स इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, ये भी तो बेटा गुड्स खरीदने का ही खर्चा है, कुछ और थोड़ी है। तो काइंड ऑफ किराए तो दे रहे हो आप उस जगह का जहां पर आपका गुड्स रखा गया था। क्लियर है बात? होपफुली डॉक चार्जेस बट क्लियर हो गया होगा, डॉक टर्म भी क्लियर हो गया। ठीक है, 8 टर्म बता दी मैंने बेटा डायरेक्ट खर्चों की। 9th मेरे पास पेंडिंग रहती है, पर मुझे लगता है 8 मिनट का काम आपके पास लिखने का है, तो बाबू लिखना शुरू कर दो फटाफट से। चैप्टर का नाम डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखना शुरू करना। यार ये ना कुछ फॉन्ट इसके गड़बड़ा गए हैं। बाबू इसके ना कुछ फॉन्ट थोड़े गड़बड़ा से गए हैं, मुझे पता नहीं क्या एरर हुई ऐसी। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले मैंने 2 हिस्से करे। 1 मिनट भैया सुन लो, अभी पूछोगे प्रॉब्लम। इसके फॉन्ट कुछ छिल गए हैं जूम इन जूम आउट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 हिस्से करे थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के हम नीचे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू नेक्स्ट 31st ऑफ मार्च। फिर फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड में 2 ही चीजें, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, बाहर फिगर दिखाई, यहाँ 2 लिखा था मैंने, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इस तरफ 3 चीजें लिखी थी, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये बाहर लिखा था, इस पे 1 लिखा था।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टार लगा के लिखा था, और बेटा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड होगी तो लॉस होगा। ये 1 और 2 को नीचे डिफाइन किया। ये मैंने बताया कि यहाँ डायरेक्ट खर्चे, यहाँ इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फैक्ट्री, ऑफिस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अगले बीच में लिस्ट है। जल्दी से रेडी करो सारे नोट्स, अभी करने। फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं ये बताते हैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।